शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज के हमारे सेशन के अंदर हमारी जो चर्चाएं चल रही है वो चल रही है आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को लेकर। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जिस बिंदु के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पिछले सेशन के अंदर हमने जाते जाते बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की चर्चा की थी, और अब जो हमारी चर्चा है वो है आपके बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। आइए, जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे, हालांकि हेडिंग तो शायद मेरे हिसाब से आपने डाल ली होगी, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। डायग्राम आपके जहन में चल रहा होगा कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर वो दो भागों में है, एक सूक्ष्म एक अर्ध सूक्ष्म। सूक्ष्म दो भागों में है, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा कौन सा है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। जो कि सूक्ष्म का कितना है, तो याद रखिएगा आप कहेंगे सर 58.50%, क्योंकि 41.50 तो वो है आपके कौन सा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये है युक्त। बालू का स्तूप क्या है ये, तो आप इसका अन्य नाम बोल सकते हैं, आप इसको जिस अन्य नाम से जान सकते हैं वो है आपके धोरे, टिल्ले या धरियन कह सकते हैं। धोरे, टिल्ले या धरियन कह सकते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ये जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है ये क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर रेत के टिल्ले या धोरे जो हवाओं या पवनों के साथ बदलते रहते हैं उसे आप क्या कहते हैं, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, बालू का स्तूप, बालू मतलब रेत, स्तूप का मतलब कोई ना कोई आकार। और हमने यहां पर लिखा है बालू का स्तूप क्या, तो लिखिएगा रेत के टिल्ले या बालू का स्तूप जो पवनों या फिर हवाओं के माध्यम से बदलते रहते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, याद रखिएगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बालू का स्तूप, बालू का क्या होता है, अपर्दन होता है, बालू का अपर्दन, यानी कि मिट्टी का आप क्या बोल सकते हैं, स्थानांतरण। स्थानांतरण। वैसे यदि पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक बालू का जो अपर्दन है वो कब होता है, तो याद रखिएगा इसका जो समय है ज्यादातर मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, क्योंकि इस समय तेज आंधियां चलती है ना, तो उस हिसाब से। ठीक है, और याद रखिएगा अगला आ जाए कि सर्वाधिक बालू का स्तूप वाला जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे सर जैसलमेर। और सभी प्रकार के बालू का स्तूप कौन से जिले में मिलेंगे। देखिए सर्वाधिक बालू का स्तूप तो जैसलमेर में है, लेकिन सभी प्रकार के बालू का स्तूप जो हम आगे पढ़ेंगे कौन से जिले में, तो फिर याद रखिएगा वो जिला है आपके जोधपुर। जोधपुर उतारिए। लिख लिया, चलिए। तो ये तो बालू का स्तूप क्या होता है इससे परिचय। अब हमारी जो चर्चा है वो है बालू का स्तूप के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी मिट्टी के कौन कौन से आकार हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो अब आप हेडिंग लगा गई बालू का स्तूपों के प्रकार।
लिख लिया। चलिए अब आप लिखिएगा बालू का स्तूपों के प्रकार। बालू का स्तूपों के प्रकार। बालू का स्तूपों के प्रकार की यदि हम चर्चा करें तो देखिए, सबसे पहले तो हम जिस व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं वह है वेगनोल्ड के अनुसार। कौन सा है? वेगनोल्ड के अनुसार। चलिए सबसे पहले बालू का स्तूप में जिस व्यक्तित्व के अनुसार वह है वेगनोल्ड के अनुसार। वेगनोल्ड के अनुसार यदि हम चर्चा करें कि बालू का स्तूपों के इन्होंने कितने प्रकार बताए थे 1933 के अंदर, तो याद रखिएगा वेगनोल्ड ने 2 प्रकार बताए बालू का स्तूप के। कितने प्रकार बताए हैं? केवल 2 प्रकार। कौन कौन से? एक तो बताया है बरखान और एक बताया है सीफ। एक बरखान है और दूसरा कौन सा है? सीप है, याद रखिएगा। ठीक है, 2 ही प्रकार बताए हैं। फिर दूसरी बात हम करते हैं तो वो है आपके हेक्की महोदय के अनुसार। और हेक्की महोदय के अनुसार यदि हम चर्चा करते हैं तो देखिए, इन्होंने बालू का स्तूपों के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3। कौन कौन सा? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुदेधरीय बालू का स्तूप, और याद रखिएगा पेराबोलिक बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ, अनुदेधरीय और याद रखिएगा पेराबोलिक। ठीक है, ये हेकी के अनुसार। फिर इसके बाद में जो अगली चर्चा है वह है मेकी के अनुसार। मेकी महोदय ने, और मेकी महोदय के अनुसार जो बालू का स्तूप है उसके बताए गए हैं टोटल 8 प्रकार। कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार। कौन कौन से 8 प्रकार हैं? तो देखो, इन्होंने भी अनुप्रस्थ बताया है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इन्होंने भी अनुदेधरीय बताया है, इन्होंने भी पेराबोलिक बताया है, इन्होंने ही बरखान बताया है। आप कहेंगे सर इन्होंने सीप नहीं बताया क्या? नहीं, मेकी मोदी ने यह कहा है कि ये जो सीप है ना, सीप, ये एक अनुदेधरीय ही बालू का स्तूप है, याद रखिएगा। ठीक है, और फिर उसके अलावा इन्होंने सब्र काफिज बालू का स्तूप बताया है, इन्होंने तारा बालू का स्तूप बताया है, इन्होंने नेटवर्क बताया है, और इन्होंने अवरोधात्मक बालू का स्तूप, अवरोधात्मक बालू का स्तूप बताया। ये लो, मेक्की महोदय के अनुसार 8 प्रकार है आपके सामने। तो ये बालू का स्तूपों के प्रकार हैं। लेकिन हम जिसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अब चाहे वो वेगनोल्ड के अनुसार पढ़ लो, हेक्की महोदय के अनुसार पढ़ लो, क्योंकि ये वापस इन्होंने भी बताए, तो हम पढ़ेंगे मेक्की महोदय के अनुसार। ठीक है।
चलिए, तो लीजिए, इसमें आप सबसे पहले जिस बालू का स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, हेडिंग लगाइए अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। देखिए, अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है, सबसे पहले तो ये क्या होता है, ये हम लिखते हैं। ये क्या है, ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप क्या होता है? तो हम ये कहेंगे कि मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन की दिशा के समांतर बनने वाला जो बालू का स्तूप है, उसे आप क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। कि मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन की दिशा के समांतर बनने वाला बालू का स्तूप। लेकिन पवन की जो गति है, पवन की जो गति है वो क्या होनी चाहिए? धीमी, यानी कि मंद। अब आप कहेंगे सर किस प्रकार से, कैसे? थोड़ा चित्र से भी बताइए। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन की दिशा के समांतर बनने वाला जो बालू का स्तूप है वो कुछ इस प्रकार से है आपके सामने। ये इस प्रकार से जो बालू का स्तूप बना हुआ है ना, ये यानी कि ये ऐसे पवन की दिशा के समांतर। तो आप कहेंगे सर वैसे देखेंगे तो ये एक पैरेलल है, रेखीय है, इसीलिए अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है, इसका एक अन्य नाम भी आप पढ़ते हैं, अन्य नाम, और वो है आपके रेखीय बालू का स्तूप। ये जो रेखीय बालू का स्तूप है या अनुदैर्ध्य, इसी का दूसरा नाम है, याद रखिएगा, शीफ बालू का स्तूप। और इसी का एक नाम है आपके पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, यानी कि पवन की दिशा के समांतर पैरेलल बनने वाला बालू का स्तूप। शर्त क्या है? पवन की जो गति है वो क्या होनी चाहिए? धीमी होनी चाहिए। यदि पवन की गति तेज होगी तो फिर ये यहां से तो सारे मिट्टी के कण अपने साथ में उड़ाकर कहीं और जाकर जमा कर देगी, उससे तो फिर कोई नया बालू का स्तूप बन जाएगा और दूसरा। लेकिन इस प्रकार से जो बालू का स्तूप बन रखे होते हैं ना, ये कहलाते हैं आपके अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। और इसके लिए प्रसिद्ध जो क्षेत्र है, प्रसिद्ध क्षेत्र, तो वो है आपके रामगढ़। सर्वाधिक आपको इस प्रकार के बालू का स्तूप जो दिखाई देंगे वो रामगढ़ क्षेत्र में देंगे, और रामगढ़ क्षेत्र जो है वो कहां पर है? जैसलमेर में। और याद रखिएगा, ये वो बालू का स्तूप है जो हमेशा आपको इसी प्रकार से लगभग दिखाई देंगे, यानी कि अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है, याद रखिएगा, ये एक प्रकार के स्थायी बालू का स्तूप है। क्या है ये? याद रखिएगा, स्थायी बालू का स्तूप है ये, स्थायी बालू का स्तूप। बाकी ज्यादातर क्या है कि पवनों की दिशा के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ये स्थायी बालू का स्तूप है, याद रखिएगा, सर्वाधिक स्थायी, आप ये कह सकते हैं। सर्वाधिक स्थायी बालू का स्तूप यदि कोई है तो वो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है, ये किसी की ज्यादा किसी की कम, तो याद रखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई वाला बालू का स्तूप भी यही है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला बालू का स्तूप। कितनी ऊंचाई? तो याद रखिएगा 10 से लेकर 60 मीटर, बस इतनी सी ऊंचाई पर। और ये भी राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर बनने वाला बालू का स्तूप है। कौन सा? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसके क्षेत्र की यदि हम बात करें, प्रसिद्ध क्षेत्र तो है, इसके अलावा अन्य में देखो, जैसे जैसलमेर तो आ ही गया है, भाई रामगढ़ है, इसके अलावा और भी है, बाड़मेर है, याद रखिएगा, जोधपुर है, बीकानेर भी है। कौन सा है? बीकानेर भी है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक बार ऐसे पूछ लिया गया था कि ये जो पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है ना, ये राजस्थान के कौन से पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है? तो फिर वहां ऑप्शन में था ध्रुवेशवती नदी क्षेत्र। और ध्रुवेशवती नदी क्षेत्र कौन सा है? तो आप सब जानते हैं, घग्गर का प्राचीन नाम है ये। तो वहां पर भी ये इस प्रकार से बालू का स्तूप जो है वो हमें दिखाई देता है। अब एक बात आप और सुनिए, जिनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है। मैं यहां से ये करता हूं कि एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बाहर निकाल देता हूं, यहां से झूम करते हुए, ठीक है। ये झूम करते हुए मैंने इसे बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाल दिया तो ये इस प्रकार से हमारे सामने आया, ठीक है। अब देखो, जैसा हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये पवन की दिशा के समांतर है। तो ये तो जो मुख है इसका, इस बालू का स्तूप का ये जो मुख है, ये तो है
पवनमुखी, क्योंकि पवन इस तरफ ही तो चलती है, तो ये तो हो गया है पवनमुखी। इधर वाला जो मुख है वो है पवन विमुखी, इधर वाला जो है वो क्या है, पवन विमुखी। अब इन दोनों की बात करें, किस किस की, एक तो हम बात कर रहे हैं इस मुख की, और एक बात कर रहे हैं हम इस मुख की। ये तो है पवन मुखी और ये क्या है, पवन विमुखी। अब इन दोनों के अंदर सर्वाधिक ढलान किस में है, तो नो डाउट आप कहेंगे सर हम ये यदि यहां से देखूं तो सर्वाधिक जो ढलान है वो इस ओर है, ये तिरवे ढलान में है। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप वे बालू का स्तूप है जिसके अंदर पवन विमुखी जो है वो तिरवे ढाल में है, तिरवे ढाल, वो जो है वो किस में है, तिरवे ढाल में होता है। मतलब कभी आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। बस ये बात हो गई है आपके अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। रेत का एक आकार है जो पवन की दिशा के समांतर बनता है, किस प्रकार से क्या है तो आपके सामने सारी बातें उतारनी है, उतारिए। चलिए, तो अब लिखिएगा अगला, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। हाँ आगे, आगे चलिए। तो देखिए हम चर्चा कर रहे हैं बालू का स्तूप जिसमें अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप हमने पढ़ा। अब हम जिस बिंदु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि अनुदैर्ध्य क्या होता है, तो हमने कहा मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन की दिशा के समांतर बनने वाला बालू का स्तूप। जबकि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होता है, तो देखिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होता है मरुस्थलीय
मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन की दिशा के समकोण यानी कि 90 डिग्री, मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन की दिशा के समकोण बनने वाला जो बालू का स्तूप है उसे आप क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन की दिशा के समकोण बनने वाला जो बालू का स्तूप होता है उसे आप क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर इसके अन्य नाम में हम ये भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, वो है समकोणीय बालू का स्तूप। क्या नाम लिख सकते हैं? समकोणीय बालू का स्तूप। और इसे आप लंबवत बालू का स्तूप भी कह सकते हैं। लंबवत बालू का स्तूप, याद रखिएगा, लंबवत बालू का स्तूप। ठीक है, बट इसमें एक कंडीशन ये है कि वो तो पवन की दिशा के समांतर था और पवन की गति क्या थी? धीमी। यहां पर याद रखना है, पवन की जो गति है वो तेज होगी। पवन की गति जो है वो कैसी होगी? तेज होगी, तभी तो ये बनेगा। और इसके लिए जो क्षेत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पुगल, पुगल है आपके बीकानेर। पुगल लिखिएगा कहां पर? बीकानेर। रावतसर लिखिएगा हनुमानगढ़। रावतसर, हनुमानगढ़। रावतसर कहां पर है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, लिखिएगा पोखरण। पोखरण कहां है? जैसलमेर। बालोतरा, जो कि आपके अब स्वतंत्र जिला है। ठीक है, तो इसके बारे में यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो बस इतना ही लिखेगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें एक नोट करके लिखिएगा, क्योंकि जैसा अनुप्रस्थ होता है ना, उसी के लगभग बरखान होता है। उसी के जैसा क्या होता है? लगभग बरखान होता है। क्योंकि जैसा अनुदैर्ध्य होता है ना, वैसा ही लगभग शीप होता है। शीप, ये। ठीक है, लिखिएगा आपके सामने। चलिए फिर आगे। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ कंप्लीट। अब आप लिखिएगा नेक्स्ट, वो है बरखान। बरखान क्या है? तो याद रखिएगा, बरखान है आपके वायु भंवर के कारण निर्मित चंद्राकार या फिर अर्धचंद्राकार, एक की बात है। वायु भंवर के कारण निर्मित चंद्राकार जो बालू का स्तूप होता है उसे आप क्या कहते हैं? बरखान बालू का स्तूप। यानी कि ये कुछ इस प्रकार से है, ऐसे, ये ऐसे। लेकिन ये फिर आगे खिसकेगा और ऐसे हो जाएगा। ये फिर आगे खिसकेगा पवन के माध्यम से और ये फिर ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि ये जो बरखान है, ये ऐसा बालू का स्तूप है जो पवन की दिशा के साथ आगे खिसकता जा रहा है। यानी कि एक बिंदु हमने पढ़ा था, मरुस्थलीकरण। सर्वाधिक यदि कोई नुकसानदायक बालू का स्तूप है तो वो बरखान है, क्योंकि इससे क्या होता है, सर्वाधिक मरुस्थलीकरण होता है। और ये तभी खिसकेगा जब पवन की गति क्या होगी, तेज। तो लिखो इसमें पवन की गति, और हम पढ़ के आए हैं कि ये जो पवन की गति तेज होती है, ये आपके और किस में होती है, तो अनुप्रस्थ में। ठीक है। इसकी ऊंचाई की भी यदि हम बात करेंगे तो 10 से 20 मीटर, ये बरखान। ठीक है। इसके लिए जो प्रसिद्ध है वो है भालेरी, भालेरी गांव चूरू। और याद रखिएगा, ये राज्य में 20 से लेकर 35 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य अवस्थित है, के मध्य ही पाया जाता है। इसलिए तो आप देखेंगे प्राचीन जो बरखान हुआ करते थे वो तो आपके जैसलमेर के प्रसिद्ध थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे खिसकते खिसकते कहाँ तक आ गया है, तो आप कहेंगे सर नवीन जो बरखान है ये अब है आपके शेखावटी, शेखावटी में। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि सर्वाधिक नुकसानदायी है ये, यानी कि सर्वाधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप, सर्वाधिक सर्वाधिक मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी बालू का स्तूप। उतारो कि ये बरखान क्या होता है। हिस्ट्री की क्लास आपके कल से शुरू कर देंगे अगर ऐसा कुछ है तो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे, बरखान हो गया। अब लिखिएगा आप तारा बालू का स्तूप। तो आप कहेंगे सर देखिए, यहाँ 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 और यहाँ, यानी कि ये जो तारे के समान बनने वाला जो बालू का स्तूप है, इसे आप क्या कहते हैं, तारा बालू का स्तूप। तारे के समान।
बनने वाला बालू का स्तूप। भाई जैसे यहां पर है, यहां पर है, ये तारे के समान बनने वाला बालू का स्तूप। और इसके क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा। सूरतगढ़ श्री गंगानगर जिले का, और मोहनगढ़ जो है वो है आपके जैसलमेर क्षेत्र का। इन क्षेत्रों में ये इस प्रकार का जो बालू का स्तूप है वो हमें दिखाई देता है, तारा बालू का स्तूप। ठीक है, किनकी? नहीं, ऊंचाई होती है, लंबाई चौड़ाई तो इसीलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये तो अब ज्यादा इस प्रकार से विस्तार होता रह रहा है ना। पवन की तेज गति के साथ ये तो इस स्थान बदल रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है। गतिशील है तो ये तो ऐसे बढ़ता रहेगा, लंबाई चौड़ाई इसकी तो है नहीं। हाँ, ऊंचाई जरूर याद रखना। ये लिखेगा तारा बालू का स्तूप। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अरे बिल्कुल निश्चित रहिए, पकड़ बहुत मजबूत करेंगे। लिखिए तारे के समान। अब लिखिएगा आप अगला, वो है आपके सामने सब्र काफिज बालू का स्तूप। ये जो सब्र काफिज बालू का स्तूप है, याद रखिएगा, ये वैसे संपूर्ण मरुस्थल, संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाला बालू का स्तूप है। छोटी झाड़ियों के सहारे, छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाला बालू का स्तूप है। छोटी छोटी झाड़ियां होती है, उसके आसपास आप देखेंगे कि उसके पास में आकर जो रेत जमा होता है वो आपके सब्र काफिज बालू का स्तूप है। इसी प्रकार आप पढ़ते हैं कि पेराबोलिक, पेराबोलिक जो बालू का स्तूप है, ये जो है ये आपके बड़ी बड़ी झाड़ियों के सहारे बनने वाला बालू का स्तूप है। और ये जो बालू का स्तूप बनता है बड़ी झाड़ियों के सहारे, ये महिलाओं के हेयरपिन के समान है। क्वेश्चन आया था, महिलाओं की हेयरपिन के समान, हेयरपिन के समान बनने वाला बालू का स्तूप। अब इसकी बात करेंगे तो ये देखो, वैसे मरुस्थल तो है ही, लेकिन पुष्कर अजमेर, ये याद रखिएगा। जैसे डीडवाना क्षेत्र है, यहां तक भी ये मिलता है पेराबोलिक, और ये तो संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में ही है, याद रखिएगा। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाला सबसे छोटा बालू का स्तूप कौन सा है? सब्र काफिज बालू का स्तूप। ठीक है, हाँ, नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप। ये जो नेटवर्क बालू का स्तूप है, ये क्या है? नेटवर्क बालू का स्तूप, तो आप कहेंगे सर नेटवर्क बालू का स्तूप से तात्पर्य यह है कि ये देखिए, ये तो राजस्थान है। राजस्थान के अंदर यहां पर जो जिला है वो है हनुमानगढ़, और यहां पर एक जिला है जिसका नाम है हिसार। हनुमानगढ़ से लेकर हिसार तक जो बालू का स्तूप की श्रृंखला है, इसे कहा जाता है नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर हनुमानगढ़ से हिसार तक बालू का स्तूप की जो श्रृंखला है, उसे आप क्या कहते हैं? नेटवर्क बालू का स्तूप। उतारिए, नेटवर्क बालू का स्तूप।
चलिए आगे। नेटवर्क। अगला है अवरोधात्मक। अवरोधात्मक बालू का स्तूप। अब ये तो आपको नाम से ही पता लग रहा है, अवरोधात्मक बालू का स्तूप, यानी कि अवरोध या रुकावट के कारण बनने वाला जो बालू का स्तूप है, यानी कि अवरोध के सहारे बनने वाला बालू का स्तूप जो है वो क्या कहलाता है? अवरोधात्मक बालू का स्तूप। अब जैसे ये कोई पहाड़ी है, यहां पर पवनों के साथ में जो मिट्टी के कण आए वो यहां आकर जमा हो गए, तो वो जमा इसीलिए हो पाए क्योंकि ये पहाड़ी है, ये अवरोध हो गया। तो अवरोध के सहारे बनने वाला जो बालू का स्तूप है वो अवरोधात्मक बालू का स्तूप है। क्षेत्र विशेष की एक बार एग्जाम ने पूछ लिया था, ये मतलब आपके बूढ़ा पुष्कर वगैरह आ रही है। पुष्कर की पहाड़ियां है वैसे अजमेर, कुचामन वगैरह, ये इन क्षेत्रों के अंदर आप देखेंगे तो अवरोधात्मक बालू का स्तूप आपको नजर आएंगे। बाकी जैसे छोटी झाड़ियों के सारे होंगे तो वो तो अलग हो जाएंगे, बड़ी झाड़ियों के सारे होंगे वो अलग हो जाएंगे। और ये अवरोधात्मक जो बन रहे हैं बालू का स्तूप, जैसे आपके इसके अलावा हो जाएगा छप्पन की पहाड़ियों के सारे हो गया, ये लो छप्पन की पहाड़ियां बालोतरा में है, तो इसके सहारे बनने वाला जो बालू का स्तूप है अवरोधात्मक बालू का स्तूप। उतारी। लिखिएगा। चलिए, तो ये तो वो प्रमुख रूप से बालू का स्तूप हो गए जो कि आपके मेकी महोदय के अनुसार पड़े हैं। अब आप लिखिएगा अन्य। अन्य में और क्या क्या खास बातें होती है, तो देखो अन्य में एक नंबर तो लिखिएगा धैर्यन। धैर्यन क्या होता है? तो याद रखिएगा धैर्यन से तात्पर्य होता है भ्रमणशील बालू का स्तूप। भ्रमणशील, भ्रमणशील बालू का स्तूप। भ्रमणशील जो बालू का स्तूप होते हैं उनके अंदर याद रखिएगा विशेष बिंदु है धैर्यन। ठीक है, तो धैर्यन जो है भ्रमणशील बालू का स्तूप होते हैं, यानी कि आप ये बोल सकते हैं गतिशील बालू का स्तूप। और इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है मिलेंगे आपको जैसलमेर में, यानी कि जो भ्रमणशील बालू का स्तूप होते हैं उन्हें धैर्यन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। नंबर दो, अर्घ या इर्ग।
अर्घ या इर्ग से तात्पर्य होता है वे मरुस्थलीय क्षेत्र जो वनस्पति रहित होता है उसे अर्घ या इर्ग कहते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश जो जो वनस्पति रहित होता है उसे आप क्या बोलते हैं? अर्घ या इर्ग। यानी कि आप बोल सकते हैं रेतीला मरुस्थल बोल सकते हैं इसे, क्योंकि केवल रेती रेते वनस्पति तो है नहीं, वनस्पति रहित मरुस्थल का जो भाग होता है रेतीला मरुस्थल उसे अर्घ या क्या बोलते हैं? इर्ग बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अर्घ या फिर क्या बोलते हैं? इर्ग। और याद रखिएगा धोरों के लिए प्रसिद्ध जो क्षेत्र है जो बिल्कुल वनस्पति रहित है वो है, याद रखिएगा, सम जैसलमेर। सम जैसलमेर धोरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? सम जैसलमेर। लिखिएगा। इसीलिए तो देखो हमने एक बात पढ़ी है, कौन सी? आप कहेंगे सर एक भाग हमने पढ़ा था हम्मादा। हम्मादा क्या था? चट्टानी मरुस्थल। और एक हम पढ़ रहे हैं अर्घ, ये क्या है? रेतीला मरुस्थल। और आपको पता हो तो चट्टानी या रेतीला मरुस्थल जब मिलते हैं तो बनता है मिश्रित मरुस्थल, और वो जो मिश्रित मरुस्थल है उसे ही तो हमने पढ़ा है रेग। याद आया क्या? हम्मादा प्लस अर्घ या इर्ग रेग कहलाता है। मतलब इस प्रकार से भी शब्दावली में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लिख लिया। लिख लिया ना? नंबर 3 लिखिएगा, मरहो कारवा घासी। क्या होता है ये? देखो क्या होता है, देखो मरहो कारवा या घासी ये होता है आपके, सबसे पहले तो आपके सामने जो है वो सब क्या है? आप कहेंगे सर लहरदार बालू का स्तूप। ये जो लहरदार बालू का स्तूप है, इस लहरदार बालू का स्तूप के, इस लहरदार बालू का स्तूप के बीच का जो संकीर्ण मार्ग होता है जहां से ऊंट गुजरते हैं उसे आप क्या कहते हैं? याद रखिएगा, मरहो कारवा या घासी। इधर से इधर, फिर इसके पीछे से ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। यानी कि लहरदार बालू का स्तूप के मध्य जो संकीर्ण मार्ग होता है जहां से ऊंट गुजरते हैं उसे मरहो कारवा या घासी कहते हैं। लिखिएगा, लहरदार बालू का स्तूप जहां से ऊंट गुजरते हैं उसे मरहो कारवा या घासी कहते हैं। ठीक है, बताइए। देखिए राजस्थान जीके की दो क्लासें
एक साथ में पॉसिबल हो पाती है ना। भाई जियोग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो एक सेगमेंट और है आपके, कल्चर या हिस्ट्री। मेरे हिसाब से कल्चर चल रहा है आपके। ठीक है, इन दोनों में से जो भी होगा उसके बाद में फिर हिस्ट्री कर देंगे। ठीक है, तीनों तो एक साथ पॉसिबल भी नहीं है ना। चलें आगे। चलिए, तो ये आपके सामने बात कंप्लीट हो गई है किसकी, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। आप वापस डायग्राम देखेंगे तो हमने बना रखा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसके दो भाग है, एक सूक्ष्म है एक अर्ध सूक्ष्म है। सूक्ष्म को दो भागों में हमने पढ़ा, बालू का मुक्त और बालू का युक्त। अब हम ये भाग पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, नंबर 2 हेडिंग लगाइए, अर्ध सूक्ष्म अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश, सबसे पहले अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश जो है, इसका दूसरा नाम भी आ सकता है, वो है राजस्थान बांगर। राजस्थान बांगर। अंकित नेहरा, अब इसका तो मुझे आइडिया नहीं है ना, आप मेरी क्लास के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा ना। बाकी का आप नंबरों पे कॉल करके पता कर सकते हैं। राजस्थान बांगर प्रदेश, और राजस्थान ये जो बांगर प्रदेश है, इसमें जो भाग हैं उसके अंदर टोटल 4 भाग हैं, और इस 4 भाग में आपको पता ही है कौन कौन से हैं। तो आप कहेंगे सर, एक तो हम पढ़ेंगे घग्गर बेसिन, एक हम पढ़ेंगे शेखावटी बेसिन, एक हम पढ़ेंगे नागौर उच्च भूमि, और एक हम पढ़ने वाले हैं लूणी बेसिन, जिसका दूसरा नाम है गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, तो इसमें आप नंबर 1 हेडिंग लगा लीजिए, घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन, ठीक है। चलिए, अब इसमें आप हेडिंग लगाइए नंबर 1, घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन, लीजिए घग्गर बेसिन की चर्चा करते हैं। तो घग्गर बेसिन की आप चर्चा करेंगे तो आप कहेंगे सर, यानी कि यदि मैं राजस्थान की चर्चा करूं मैप के माध्यम से, तो देखिए ये रहा आपके सामने राजस्थान का मैप। इस मैप के अंदर
सबसे टॉप पर ये जो जिला है, ये है आपके कौन सा? श्री गंगानगर। भाई श्री गंगानगर। और यहां पर जो जिला है वो है आपके कौन सा? हनुमानगढ़। और ये आप सब जानते हैं कि राजस्थान का कौन सा है? उत्तरी भाग। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं घग्गर बेसिन, वो आप सब जानते हैं कि यहाँ इस प्रकार से वो नदी आती है और यहाँ से बहते हुए पाकिस्तान तक जाती है। ये जो नदी है वो कौन सी है? घग्गर नदी। हमें पढ़ना भी तो यही है, राजस्थान के अंदर घग्गर बेसिन। तो आप कहेंगे सर राजस्थान का ये जो एरिया है कौन सा? उत्तरी राजस्थान, वो आता है घग्गर बेसिन में। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो है आपके कौन सा? घग्गर बेसिन का। दूसरी बात, इसमें यदि क्षेत्र की हम चर्चा करें कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो याद रखिएगा एक तो है आपके श्री गंगानगर और एक जो है वो है आपके कौन सा? तो आप कहेंगे सर हनुमानगढ़। यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है इसे आप क्या कहते हैं? घग्गर बेसिन। लेकिन हमारे राजस्थान नहीं बल्कि भारत की एक विशेषता रही है कि जिस क्षेत्र के अंदर जिस जाति का बाहुल्य ज्यादा हुआ करता था, फिर वो जो क्षेत्र है वो उसी नाम से जाना करता था। इसलिए आपको पता हो तो ये जो भाग है उत्तरी राजस्थान, जिसे आज हम घग्गर बेसिन के रूप में पढ़ते हैं, इसका जो प्राचीन नाम है वो हुआ करता था आपके, याद रखिएगा, युद्ध प्रदेश। क्योंकि यहां पर युद्ध जाति का निवास हुआ करता था। तो कई बार ये भी आ जाता है कि घग्गर बेसिन का क्षेत्र कौन सा है और युद्ध प्रदेश, तो दोनों एक ही है, याद रखिएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़ का एरिया। ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो एरिया है वो घग्गर बेसिन के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके उत्तरी राजस्थान का भाग है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम चर्चा करें कि ये जो घग्गर बेसिन है, अब यहां पर चर्चा प्रोपरी हमें इस घग्गर बेसिन की करनी है, तो घग्गर नदी की हम नहीं करेंगे, वो तो हम नदियों में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर जो खास खास बात होती है, जैसे घग्गर नदी का जो पाठ होता है, घग्गर नदी का जो पाठ होता है उसे आप नाली कह सकते हैं। उसे क्या कहते हैं आप? नाली। वैसे ये जो नाली है ये घग्गर नदी का बहाव है, तो घग्गर नदी का पाठ जो है वो क्या कहलाता है? आपके नाली, याद रखिएगा। और ये जो घग्गर नदी का पाठ होता है, ये पाठ याद रखिएगा बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा, इसके लिए प्रसिद्ध है, बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पूछा जाएगा राजस्थान का नाली क्षेत्र कौन सा है, तो भी याद रखिएगा ये जो घग्गर बेसिन है, इस घग्गर बेसिन का आप अन्य नाम लिख सकते हैं क्या? याद रखिएगा, नाली प्रदेश। वैसे आपको पता हो तो नाली जो है वो भेड़ की एक नस्ल भी है, भेड़ की नस्ल भी है नाली, जो कि आपको यहीं पर देखने को मिलती है, इसी गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? एक तो घग्गर बेसिन उत्तरी राजस्थान का भाग हो गया, दूसरा कौन कौन से जिलों का भाग है, तो आप कहेंगे सर गंगानगर और हनुमानगढ़। यहां पर जो पहले जाति रहा करती थी वो थी योध्य जाति, तो योध्य प्रदेश। यहां पर घग्गर नदी का जो पाठ है उसे आप नाली कहते हैं, और घग्गर नदी का जो पाठ है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा बासमती चावल के लिए। इसलिए हमने कहा कि इस एरिया को आप नाली प्रदेश भी कह सकते हैं। अच्छा, नाली एक भेड़ की नस्ल भी है, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके अलावा अब ये तो घग्गर हो गई, उसके अलावा आपको पता हो तो इसी एरिया में एक नहर आती है जिसका नाम है गंग नहर, और ये गंग नहर जिस नदी से आती है वो है सतलज। तो देखिए ये तो घग्गर और यहां पर सतलज, घग्गर और सतलज इन दोनों नदियों के बीच का जो भाग होता है उसे आप क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, दोआब क्षेत्र। अब ये सतलज नदी का ही तो पानी आता है और इधर ये घग्गर नदी बह रही है, इन दोनों के बीच का भाग जो होता है, यानी दो नदियों के बीच का भाग, उसे दोआब क्षेत्र कहते हैं आप। तो इसके बाद में फिर आप नोट लगाइएगा, दोआब क्षेत्र। तो ये जो दोआब क्षेत्र है या याद रखिएगा घग्गर व सतलज के मध्य का भाग। अब यहां पर घग्गर की जगह घग्गर का कोई प्राचीन नाम आ सकता है, प्राचीन सरस्वती या द्रवेशवती आ सकता है। इन दोनों के मध्य का जो भाग होता है उसे आप क्या कहते हैं? दोआब क्षेत्र। आपका मतलब नदी तो होता है, तो दो नदियों के बीच का भाग। तो यहां पर तो घग्गर बहती है और ये गंग नहर की वजह से सतलज है। तो इधर हनुमानगढ़ में घग्गर हो गई और गंगानगर में सतलज हो गई, दोनों के बीच का भाग क्या हो गया? दोआब क्षेत्र। तो उत्तरी राजस्थान का दोआब क्षेत्र होता है घग्गर और सतलज के मध्य का भाग। ठीक है, लिखिएगा ये। चलिए, तो ये सारी चीजें लिखी आपने। घग्गर बेसिन, उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़, प्राचीन नाम योध्य प्रदेश, घग्गर नदी का पाट नाली हो गया बासमती चावल के लिए, अन्य नाम नाली प्रदेश, भेड़ की नस्ल, दोआब क्षेत्र, सब कुछ लिख लिया होगा।
ठीक है, अब एक बात लिखिएगा बस, कि ये जो घग्गर है, यहां पर लिखिएगा घग्गर बेसिन में उपजाऊ जो भूमि है, उपजाऊ भूमि, उसे काठी या बग्गी कहते हैं। बस ये लिख लीजिए और इसके साथ में ये कंप्लीट। ठीक है, ठीक है लक्ष्मण, बात करते हैं सर से। लिख लिया? तो ये घग्गर बेसिन से रिलेटेड बातें होती है ना। एक बात आपके जहन में और आ रही होगी, सेम समस्या, बट वो मृदा संरक्षण में हम पढ़ेंगे सेम समस्याओं की बात। ठीक है, कि सेम समस्या क्या होता है। चलिए, तो यहाँ उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़, प्राचीन नाम, घग्गर नदी का पाट, ये नाली प्रदेश, ये दोआब क्षेत्र, और ये घग्गर बेसिन में उपजाऊ भूमि। फिर नंबर 2 लिखिएगा शेखावटी बेसिन। शेखावटी बेसिन, शेखावटी बेसिन की चर्चा करते हैं तो लिखिएगा, अब देखिए राजस्थान के इस भाग की यदि हम चर्चा करते हैं शेखावटी बेसिन की, तो देखिए यहां पर तो है आपके चूरू, ठीक है, यहां पर है आपके झुंझुनू, और यहां पर है आपकी शिकर, और ये जो एरिया है ये है आपके क्या, शेखावटी। तो सबसे पहले तो शेखावटी बेसिन जो है, याद रखिएगा शेखावटी क्षेत्र, और शेखावटी क्षेत्र का मतलब हो गया आपके सामने 3 जिले, चूरू, झुंझुनू और सीकर, शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी बेसिन के नाम से। अच्छा, यहां पर जो है याद रखिएगा कांतली नदी का क्षेत्र है, और कांतली नदी का जो क्षेत्र होता है उसे आप कहते हैं तोरावटी। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, तोरावटी। यहीं पर तो है, वो सीकर से निकलकर यहाँ झुंझुनू और यहाँ जाकर समाप्त हो जाती है, यही तो है। तो शेखावटी जो बेसिन है, इसके अंदर याद रखिएगा कांतली नदी का बहाव है। ये जो कांतली नदी है, ये आंतरिक अपोहा तंत्र का भाग है। किसका है, याद रखिएगा आंतरिक अपोहा तंत्र का भाग, आंतरिक अपोहा तंत्र का भाग। इसीलिए तो आप देखते हैं कई बार पूछ लिया जाता है कि शेखावटी बेसिन है, याद रखिएगा अंत्य प्रवाह का भाग, यानी आंतरिक अपोहा तंत्र का भाग। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है ना, कि शेखावटी बेसिन याद रखिएगा आंतरिक अपोहा तंत्र का भाग है। ठीक है, लिखा आपने? ठीक है, तो ये कांती नदी का क्षेत्र जो है वो आंतरिक अपोहा तंत्र का भाग है, इसलिए कई बार शेखावटी बेसिन को भी अंत्य प्रवाह क्षेत्र में आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो शेखावटी बेसिन है, यानी कि शेखावटी में जल संरक्षण की परंपरागत पद्धतियां कौन सी है? शेखावटी में जल संरक्षण की परंपरागत पद्धतियां कौन सी है, बताइए। तो आप कहेंगे सर शेखावटी में जल संरक्षण की जो परंपरागत पद्धतियां हैं, इनकी यदि हम चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा एक शब्द तो आता है आपके सामने जोहड़, एक आता है नाडा, एक आता है सर। ये क्या होते हैं? तो आप कहेंगे सर जोहड़ का मतलब होता है शेखावटी के अंदर जो कच्चे कुएं होते हैं, बात कर ही रहे हैं वैसे भी शेखावटी की, तो शेखावटी के अंदर जो कच्चे कुएं होते हैं ना, उन्हें जोहड़ कहते हैं। नाडा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा शेखावटी के जो पक्के कुएं होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, नाडा कहते हैं। और सर क्या होते हैं? तो याद रखिएगा शेखावटी के छोटे तालाब जो होते हैं ना, उन्हें आप क्या कहते हैं, सर कहते हैं। शेखावटी के अंदर पाए जाने वाले छोटे तालाब, उन्हें आप सर के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो शेखावटी में जल संरक्षण की परंपरागत जो पद्धतियां हैं उसमें आप जोहोड़, नाडा, ये नाम जरूर सुनते हैं। लिखिएगा। लिख लिया नहीं? तो अब एक बात आप नोट करके लिखिएगा, नोट लगे हो लिखिएगा। आ जाए कभी कि जोहोड़ वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि जिन्होंने जल संरक्षण के लिए कार्य किया था, जोहोड़ वाले बाबा। तो याद रखिएगा, नाम है राजेंद्र सिंह अलवर। राजेंद्र सिंह अलवर, जिन्हें कहते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया। वाटरमैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ये एक बात और लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, जोहोड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह अलवर के हैं ये, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना, कैलाश आंकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया। नंबर 3 लिखिएगा। नागौर उच्च भूमि। अब नागौर जो उच्च भूमि है, ये आपके नागौर और वैसे देखा जाए तो अजमेर तक विस्तृत है, लेकिन अजमेर हालांकि किस में आ जाता है, तो याद रखिएगा अरावली के अंदर, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा भाग है। जैसे मैं यहाँ लिखूं तो पुष्कर लिख सकता हूँ, पुष्कर भी हालांकि इसका ही भाग है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भाग आ जाता है। क्यों आ जाता है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो नागौर उच्च भूमि की ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा 300 से लेकर 500 मीटर जो है वो ऐसे नागौर उच्च भूमि की क्या है, ऊंचाई है, याद रखिएगा। इसे नागौर उच्च भूमि का तात्पर्य यह है कि जो टूटी फूटी श्रृंखलाएं हैं, जो श्रेणियां हैं, उसे आप उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। लेकिन नागौर उच्च भूमि के अंदर प्रॉपरली चर्चा करते हैं तो देखिए, इसमें कुछ श्रेणियां हैं। जैसे नंबर 1 इसके अंदर वह है आपके मकराना श्रेणी। कौन सी है? मकराना श्रेणी। अब ये जो मकराना श्रेणी है ना, ये आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा मार्बल या फिर सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और सफेद संगमरमर जो है वो पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, क्योंकि सफेद संगमरमर जो है इसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, मकराना श्रेणी। अब ये जो मकराना है, ये पहले नागौर जिले का ही भाग था, लेकिन वर्तमान के अंदर यदि हम चर्चा करें तो याद रखिएगा ये डीडवाना कुचामन में आता है। डीडवाना कुचामन, तो दोनों लिख दिया। हालांकि हालांकि मैंने नागौर यहाँ लिख दिया तो कोई। अब यहाँ कोष्टक के अंदर लिख देता हूँ, पहले आपको पता हो तो ये कहाँ पर था, नागौर जिले में। अब नया जिला बन गया है जिसका नाम क्या है, डीडवाना कुचामन। ठीक है, याद रखिएगा, ये मकराना श्रेणी। अच्छा, मकराना श्रेणी के अलावा इसमें एक श्रेणी और है, वो है आपके नंबर बी, मांगलोद श्रेणी। और ये जो मांगलोद श्रेणी है, मांगलो जो है वो नागौर में है। और ये श्रेणी किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जिप्सम के लिए। जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए। ठीक है,
नहीं, इसमें तो इतनी बातें हैं और बातें भी तो नहीं है। अब जैसे मकराना श्रेणी है तो मैंने यहाँ पर मार्बल और संगमरमर लिख दिया, लेकिन प्रॉपर संगमरमर की चर्चा तो हम खनिज में करेंगे, क्योंकि फिर तो ये भौतिक प्रदेश इतना विस्तृत भाग हो जाएगा कि हम फिर यही पढ़ते रह जाएंगे, है ना। इसलिए बिल्कुल आप निश्चित रहिए, हर एक बात आपको बताई जाएगी, क्योंकि पढ़ाने वाला तो मैं ही हूँ आपको तीनों भाग ही, तो बिल्कुल निश्चित रहिए आप, ठीक है। जिप्सम के लिए क्या है प्रसिद्ध है। अब जिप्सम की सारी चर्चा तो यहाँ कर नहीं सकते ना। हाँ, या नागौर से तो अलग हुआ है, देखो नागौर से ही अलग हुआ है एक जिला जिसका नाम क्या है, डीडवाना कुचामन। ये लिख लिया, मकराना श्रेणी और मांगलोद श्रेणी। इसमें एक बिंदु और लिखिएगा, वो है आपके जाइल श्रेणी, नंबर सी इसी में। जाइल श्रेणी ये फ्लोराइड का जमाव है। अब जो फ्लोराइड का जमाव होता है उसे बोलते हैं, याद रखिएगा, कुब्बड़ पट्टी, या इसे आप कहते हैं बांका पट्टी। कुब्बड़ पट्टी या फिर इसे क्या बोलते हैं, बांका पट्टी। कुब्बड़ पट्टी और बांका पट्टी से तात्पर्य होता है पानी के अंदर फ्लोराइड का जमाव। और जब पानी के अंदर फ्लोराइड का जमाव होता है तो शरीर की हड्डियां जो है वो टेढ़ी हो जाती है, आदमी थोड़ा सा झुक सा जाता है, बांका हो जाता है, तो उसे बोलते हैं कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी। ये जो कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी है, याद रखिएगा, इसका जो विस्तार है वो आपके जाइल नागौर से पुष्कर अजमेर तक है। पुष्कर अजमेर, यहां से यहां तक जो फ्लोराइड का जमाव है उसे आप क्या बोलते हैं, कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी। इस पट्टी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है और दांत पीले हो जाते हैं, फ्लोरोसिस रोग। इसीलिए यहां पर याद रखिएगा एक आरओ प्लांट क्या लगाया गया है, याद रखिएगा आरओ प्लांट योजना है। इस आरओ प्लांट योजना का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि इस यानी कि बांका पट्टी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना, किसका, आरओ प्लांट योजना का, याद रखिएगा। तो जाइल श्रेणी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, फ्लोराइड का जमाव है। यहाँ पर जाइल से लेकर पुष्कर के मध्य जो फ्लोराइड का जमाव होता है उसे आप बांका पट्टी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, फ्लोराइड का जमाव होता है तो आपको पता ही है, दांत पीले वगैरह हो जाते हैं, हड्डियां जो है वो टेढ़ी से हो जाती है, आदमी थोड़ा सा झुक सा जाता है, ठीक है। चलिए, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो भाग हम पढ़ रहे थे, नागौर उच्च भूमि, ये क्लियर हो गया है। यानी कि आप देखेंगे नागौर उच्च भूमि हमने पढ़ा, और शेखावटी बेसिन हमने पढ़ा, फिर घग्गर बेसिन हमने पढ़ा, यानी कि तीनों भाग हमने पढ़े। अब जो भाग हमें पढ़ना है वो है लूणी बेसिन, यानी कि गोडवाड़ प्रदेश।